हेलो बच्चों, आप सभी का वापस से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 के अंदर। एक्चुअली में पार्ट 1 थोड़ा लंबा होता जा रहा था, दैट इज वाई मैंने इस वीडियोस को स्प्लिट किया। अब पार्ट 2 के अंदर हम लोग मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा को स्टडी करेंगे, नेचर में ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहने वाली है इस पार्ट के लिए कि आप लोगों को, अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हो तो प्लीज पार्ट 1 को देखो, क्योंकि प्राइमरी जो कंटेंट है वो वहां पर है। पार्ट 1 के अंदर हमने जाना था कि स्टैटिस्टिक्स का मेन रोल क्या होता है। फॉर्मूलाज को जब हम नेचर के अंदर डिस्कवर कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते दौरान, तो उस दौरान जो नंबर्स आते हैं हमारे पास, उनको स्टडी करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनके अंदर पैटर्न को देखना, जिससे कि हमें एक फॉर्मूला मिल सकता है। या फिर ऐसी परिस्थितियां भी आती है जिनके फॉर्मूलाज हम नहीं बना सकते हैं, उनके बिहेवियर को भी हम किस तरह से स्टडी कर पाते हैं स्टेटिस्टिक्स की मदद से। तो यहां पर मेन जो पोर्शन है, जो एक्चुअल नॉलेज पोर्शन है, वो पार्ट 1 के अंदर है, यहां पर भी होने वाला है। बट मेन नॉलेज हम ले चुके हैं, आगे हम मोड और मीडियन को हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने मीन को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। सो प्लीज डायरेक्टली इस पार्ट 2 को मत देखना, पहले पार्ट 1 को ही आपको देखना है एंड देन उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करना है। अब स्टेटिस्टिक्स का जो मेन रोल है, अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो स्टेटिस्टिक्स का मेन रोल है वो डेटा के जरिए आपको एनालिसिस प्रदान करना, ये उसका मेन काम है, जिसके अंदर एक वन ऑफ द एनालिसिस होती है कि आप सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, अब ये जो बात है ना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको समझनी जरूरी है। और वो क्या है कि जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पर एक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि इस नंबर को आप सेंट्रल नंबर बोलोगे या वैसे बोलोगे। बेस्ड ऑन डेटा, अगर डेटा एक नंबर के आसपास बहुत छोटी रेंज में कम ज्यादा करके आ रहा होता है, तो हम मीन निकालते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम सेंट्रल वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगर डेटा हमारे किसी इस तरह आता है कि वहां पे नंबर ऑफ अकरेंस हमें नजर आती है, जैसे पॉकेट मनी वाला जो एग्जांपल था, तो उसमें 500 रुपीज की जो पॉकेट मनी थी उसकी अकरेंस ज्यादा थी, तो उस परिस्थिति में हम ये कहते हैं अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर कि यार यहां पर हम जो सेंट्रल वैल्यू है उसको 500 लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उसको हम अपने काम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारा पर्पज है उसके हिसाब से हम लोग अपनी सेंट्रल वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास, आप अब जो आगे पढ़ने वाले हो उसके अंदर जो इनके फॉर्मूलाज आएंगे वो नीडेड फॉर्मूलाज होते हैं। कहने का मतलब है कि परिस्थिति की डिमांड के हिसाब से आप उसको सॉल्व करते हो, और यहां जो फॉर्मूला है वो हमेशा यूज नहीं किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। उस नीड के हिसाब से या तो आप मोड निकालोगे या मीडियन निकालोगे या मीन निकालोगे, ठीक है, तो वो आपकी डिमांड होगी सिचुएशन की, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो। प्लस यहां पर जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज निकल कर आएंगे, जो कि आपने देखा है F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई H प्लस L करके, जो ये खतरनाक सा फॉर्मूला है जिससे बच्चे एक्चुअली में डरते हैं, बट वो फॉर्मूला एज सच कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे रहा है। वो फॉर्मूला भी, और वो बड़ा ही आसान है, हम लोग यहां पर नेचर में ऑब्जर्व करके उसको डिस्कवर करेंगे ही। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक फॉर्मूला इस तरह से नहीं बनाया गया है जो कि किसी डेरिवेशन से आया हो, या फिर हमने नेचर में कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया इसलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। नहीं, यहां पर हम लोगों ने जब नंबर्स को देखा, उन नंबर्स के बेसिस पे हमारी नीड जो है वो क्या है, मैक्सिमम अकरेंस को पहचानना मोड के केस में, और सेंट्रल वैल्यू को ढूंढना आपके मीडियन के केस में। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम ये तय करते हैं, हम ह्यूमंस, यहां पर इस केस में हम ह्यूमंस तय कर रहे हैं कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी बेस्ड ऑन आवर सिचुएशन। उसके बेसिस पर हम लोगों ने मोड और मीडियन के फॉर्मूला को बनाया है, जिसमें यस ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। अब किस तरह से यूज हुआ है हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो मोड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देन मीडियन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन आपका ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। तो अब हम मोड की बात करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिंपल, अगर मेरे पास सिंपल डेटा है तो मोड का मतलब क्या है, ऐसा डेटा के अंदर, नंबर्स के अंदर वो वाला पार्ट जिसकी अकरेंस मैक्सिमम है, तो उसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी ले लेते हैं, मैक्सिमम अकरेंस है। और इसको हम कब यूज करते हैं, जब डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, प्लस वेरिएशन में जो, जब नंबर्स टू नंबर वेरिएशन आप देखते हो, गैप को देखते हो, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है या फिर बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में हो सकता है। जैसे कि पॉकेट मनी की बात करें तो मान लो एक बच्चे को 100 मिल रहा है, दूसरे को 100 मिल रहा है, इसको 200 मिल रहा है, 500 500 500 500 500, देन सीधा 5000 आ गया, देन 15,000 कर दो। इस तरह में अगर आप देखोगे तो गैप 0 है, गैप 100 का है, गैप 300 का है, 0 0 0 0, ठीक है। तो गैप में फ्लक्चुएशन है, प्लस गैप में एक बड़ा इरेगुलर, मतलब एक बड़ा वेरिएशन है प्रीवियस गैप्स के मुकाबले, जो कि आपके पास आ जाता है। यहां पे देखो ऑलमोस्ट 4500 का गैप, और यहां पे तो सीधा सीधा 10,000 का गैप आ जाता है। तो गैप में जो वेरिएशन है,
अगर वो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यूज में और बहुत छोटी वैल्यूज में फ्लक्चुएट करता है, उस केस में हमारे लिए मैक्सिमम अकरेंस यानी कि मोड को निकालना बेहतर होता है। और ये देखो परिस्थिति की डिमांड है। अगर हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल लिया था कि पिकनिक के लिए हम 1,000 रुपए वाले पिकनिक पे भेजे बच्चों को या 300 रुपीज वाले पिकनिक पे भेजे, जिसमें कमीशन वैल्यू ज्यादा हो, तो वो मैक्सिमम अकरेंस की वजह से हमारी कमीशन वैल्यू ज्यादा निकल कर आई थी। इसीलिए कह रहा हूं फर्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम ऑलरेडी मीन मीडियन मोड को ऑब्जर्व कर चुके हैं। सो अब देखो, अब बात यह आती है कि अगर डेटा में वेरिएशन जो यहां पर आ रहा है, जो गैप आ रहा है, अगर इसमें बड़ा लंबा या लंबा चौड़ा वेरिएशन नहीं है, तो उस केस में हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू ढूंढ लेते हैं और उस केस में हम लोग मीडियन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यह भी परिस्थिति की डिमांड है, ठीक है। तो अब बात आती है कि मोड कैसे निकालते हैं। सिंपल, मैक्सिमम अकरेंस को देखा, उसी को हमने मोड बोल दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि यार ग्रुप्ड डेटा, बात इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब यहां पर ना बात समझनी है, बस हमें देखो नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूलाज तक पहुंचना या उसको याद कर लेना वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बात को समझो, डेटा हमारे पास आया, हमने उसको ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने अपनी नीड को पहचाना और फिर तय किया कि मीन मीडियन मोड क्या लूं मैं सेंट्रल टेंडेंसी को पहचानने के लिए, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा मेरे काम पर। अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मीन ज्यादा बेटर है, लेकिन वो उसके डेटा पे रिप्रेजेंट करेगा कि एक वैल्यू के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है डेटा। लेकिन अगर मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, और मैं नंबर ऑफ फैमिलीज के ऊपर अगर स्टडी कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे को क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे को इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैं मैक्सिमम अकरेंस पे फोकस करूं, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी पीपल मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो और अगर मैं मान लो मीडियन की बात कर रहा हूं, मतलब मीडियन की नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपकी पॉपुलेशन क्लासेस के अंदर कितनी है, तो उस केस में मुझे एक कम वेरिएशन वाला फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो मैं सेंट्रल नंबर को चूज कर लूंगा और ये कह दूंगा कि ऑन एन एवरेज हर क्लास के अंदर इतने इतने बच्चे आते हैं, ठीक है। सिचुएशन यहां पर नीड पड़ती है। लेकिन जब मेरे पास ग्रुप्ड डेटा आ रहा है, उस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है ग्रुप्ड डेटा के अंदर, कि मान लेते हैं हम आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर फैमिली साइज लिखा है, फैमिली साइज है, एंड देन यहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज है, ठीक है। फैमिली साइज 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 7, 7 से लेकर 9, 9 से लेकर 11। इसमें जो डेटा था आपकी बुक में वो था 7, बुक कहां गई पता नहीं, 7 9 2 2 1, शायद इसी तरीके का डेटा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 7 8 था, 7 8 2 2 1, ठीक है। ये बुक वाला एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप भी इस एग्जांपल को अपनी बुक में देखो और फर्दर जिस तरह से मैं भी एक्सप्लोर करने वाला हूं, आप भी अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान उस तरह से एक्सप्लोर करना। अब अगर मैं इस डेटा को देखूं तो मुझे पहचानना होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरे पास ये डेटा इंडिविजुअली आता, ठीक है, और अगर ग्रुप्ड फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है, पहले फर्क को पहचानेंगे। मेन काम क्या है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली फॉर्मूला याद करना राइट वे नहीं है, पहला काम है ऑब्जर्वेशन। स्टेटिस्टिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि स्टेटिस्टिक्स का ज्ञान हम ले सकें और स्टेटिस्टिक्स के ज्ञान को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, अपने सराउंडिंग में उसको इंप्लीमेंट करके कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट अपनी बेहतरी के लिए, अपने सराउंडिंग की बेहतरी के लिए हम उसको यूज कर पाए। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा होगा जिसको हम यूज ही ना कर पाए, तो वो तो टाइम वेस्ट है। ऑब्वियसली इस बात से आप एग्री करते होंगे कि वो तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। यहां पर हमने एक छोटे स्केल का डेटा लिया है, लेकिन अब ग्रुप्ड डेटा हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, जब इंफॉर्मेशन बहुत बड़े स्केल पर होती है। से फॉर एग्जांपल हम जेडब्ल्यू के मार्क्स की बात करें तो वहां पर टोटल जो है 10 लाख बच्चे हैं। अगर एक एक बच्चों के मार्क्स लिखूं अगर मैं डेटा के फॉर्म में, तो ये डेटा बहुत ही ह्यूज हो जाएगा, ह्यूमन कैपेबिलिटीज की रेंज से बाहर निकल जाएगा, उसको स्टडी करने की रेंज से, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम और लॉट्स ऑफ स्ट्रेस उसमें होने वाला है, जिस वजह से हम लोग इस केस में ग्रुप्ड डेटा पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसी डेटा को सिंगल फॉर्म में लेते हैं कि यार फैमिली साइज जो है वो 1 है, ठीक है। फैमिली साइज नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। फैमिली साइज 1 है, यहां पर हमने 0 ले लिया और हम इस डेटा से मैच करने की कोशिश करेंगे। और 2 लोगों की जो फैमिली है वो 7 है, ठीक है। 3 लोगों की जो फैमिली है वो मैंने 4 ले ली, और 4 लोगों की जो फैमिली है वो मैंने 4 ले ली, वो भी 4 ले ली क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा। 5 लोगों की जो फैमिली है वो 2 ले लो, तो 6 लोगों की फैमिली 0 हो जाएगी। 7 लोगों की फैमिली 1 ले लो, 8 लोगों की फैमिली 1, 9 लोगों की फैमिली 1 और 10 लोगों की फैमिली 0, ठीक है। और देखो यहां पर हमने इंडिविजुअल डेटा बना लिया, जो कि हम 9th ग्रेड में किया करते थे। 9th ग्रेड में इंडिविजुअल डेटा था और 10th ग्रेड में आपका ग्रुप डेटा है। तो इस डेटा के हिसाब से किस फैमिली साइज की अकरेंस मैक्सिमम है, और यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 लोगों के जो फैमिली है उसकी अकरेंस मैक्सिमम है। तो इस केस में आपका मोड क्या बन जाएगा, 2।
मोड वैल्यू क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी। दो लोगों की फैमिली साइज की मैक्सिमम अकरेंस जो है वो मैक्सिमम है, इसलिए आपका मोड क्या बना 2 बना। लेकिन अगर हमारे पास डेटा इस फॉर्म में आया है, ठीक है, तो इस डेटा को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 पे 7 है, 3 पे 4 है, 4 पे 4 है। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। यहां पर आप ये कर सकते हो कि भाई आप पॉसिबिलिटीज को अगर देखोगे तो पॉसिबिलिटीज क्या आएगा कि 4 की जगह यहां पर मान लो 8 हो, यहां पर 0 हो, और यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर 4 हो और यहां पर 3 हो। तो इस तरह से हम कई नंबर्स ला सकते हैं जिनका सम टोटल यहां पे इन दोनों का सम 8 होना चाहिए और इन दोनों का सम आपका 7 होना चाहिए। तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको मिलती हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि नेट रिजल्ट आपको 8 लेकर आना है, बात को समझना है, और यहां पर नेट रिजल्ट आपको 7 लेकर आना है। अगर हम इससे मिलता जुलता डेटा बना रहे हैं तो अब बात को समझना, बात को समझना। तो इसका मतलब अगर प्रीवियस पॉसिबिलिटी को देखूं तो मोड यहां पर 2 आता है, लेकिन अगर करंट पॉसिबिलिटी जब 3408 कर दिया तो मोड आपका 4 बन जाता है। मोड आपका क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ग्रुप डेटा के अंदर जो एग्जैक्ट डेटा है वो चीज को फील करना इंपॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मोड होगा इंडिविजुअल डेटा के अंदर वो या तो इसके अंदर होगा या उसके अंदर होगा। यस, जो आप देख पा रहे हो वो ये है कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सेकंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थर्ड मैक्सिमम पे तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि उसका टोटल ही 2 है। लॉजिकली समझो। ठीक है, तो यहां पर मोड या तो इस ग्रुप इस क्लास साइज के अंदर होगा या फिर इस क्लास साइज के अंदर होगा। तो मोड होने की पॉसिबिलिटी 1 से लेकर 4 तक के बीच में आती है। यस, 1 से लेकर 4 तक के बीच में आती है, बट वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल डेटा के ऊपर जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, जब आपको ग्रुप्ड डेटा मिला है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये डेटा नहीं है, और अब आप खुद से सोचो कि आप फिर अगर आप मैथमेटिशियन हो तो आप क्या डिसाइड करोगे। तो हम यहां पर कहेंगे कि यार जो मोड है मेरा वो यहां से लेकर यहां तक की रेंज में होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे पास इंडिविजुअल डेटा तो है नहीं, हम यहां 07 ले सकते हैं, 08 ले सकते हैं। उस केस में मोड कहां आ गया 3 to 5 वाली क्लास में आ गया। हम यहाँ पे 0744 ले सकते हैं, तो उस केस में मोड कहां आ गया 7 की तरफ आ गया। हम इसमें 1662 ले सकते हैं, तो उस केस में मोड कहां आ गया 3 to 5 वाली क्लास में आ गया। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। तो उसके बेसिस पे हमने कहा कि यार लॉजिकली सोचो कि देखो ग्रुप्ड डेटा में इंडिविजुअल डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मुझे इसी डेटा के आधार पे अपने परीक्षण करने होंगे, और मोड और मीडियन तो हम चूज करते हैं। मोड और मीडियन तो हम चूज करते हैं। सेंट्रल वैल्यू निकालनी है मीडियन, मैक्सिमम अकरेंस निकालना है मीडियन, तो हम उसके नियर बाई चलते हैं, सिंपली नियर बाई चलते हैं, और मोड की जो वैल्यू आएगी उसके नियर बाई ही हम अपने बिजनेसेस के लिए कुछ ऑपरेट कर लेंगे। तो हमारा टास्क हो गया कि नियर बाई जाने की कोशिश करो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। तो हमने कहा कि यार यहां पर देखो कि किस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम अकरेंस है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अकरेंस हमें यहां पर 3 to 5 वाले क्लास में मिल रही है। तो जिसके अंदर मैक्सिमम अकरेंस यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, टोटल 3 to 5 के अंदर टोटल कितना है 8 है। ठीक है, तो टोटल जहां नजर आ रहा है उस ग्रुप को आप उस क्लास को आप सेलेक्ट करो, और उस क्लास का आप एक नाम दे दो, बस सिंपल। वो क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, ये बन जाएगा मॉडल क्लास, और ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो बन गया आपका मॉडल क्लास। ठीक है, डन। और अब यहां पर मॉडल क्लास के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो 3 to 5 के बीच में होने वाली है, यानी कि मैं यहां पर मोड को m से रिप्रेजेंट करूं तो m विल बी लेस देन 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये मैंने देखा यहां पर कि भाई अगर मैं इसको मॉडल क्लास ले रहा हूं तो मैं मोड को इसी के अंदर सेलेक्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल डेटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या चाहूंगा, अब मैंने देखा कि भाई इस वाले क्लास की और इसके बाजू वाले क्लास को अगर देखूं तो यहां पे फ्रीक्वेंसी लो है, यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, और मैं ये इंडिविजुअल वाले को ऑब्जर्व करके ये समझ पाया हूं कि भाई जो मेरा मोड होगा वो 1 से लेकर इसमें होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वही अगर 7 को मैं उठा के यहां कर देता और 2 को उठा के यहां कर देता तो मेरी फ्रीक्वेंसी मोड मिलने के चांसेस यहां से यहां हो जाते। एज सिंपल एज दैट। लॉजिकली सोचो, मेरा मोड मिलने के चांसेस 3 से लेकर 7 के बीच में होते। तो अब जिस साइड की, इसको बोलो प्रीसीडिंग, इसको बोलो आफ्टर, इंग्लिश का टर्म है। ठीक है, तो प्रीसीडिंग सेक्शन के अंदर इस सिनेरियो में प्रीसीडिंग क्लास के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू आफ्टर क्लास, जो इस मॉडल क्लास के बाद में क्लास है उसके कंपैरिजन में। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहां पर देखो मोड तो आप सेलेक्ट करो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले में, लेकिन अगर उस मोड को आप 3 to 5 में सेलेक्ट कर रहे हो, और यहां पे एक लाइन बना दूं तो ये है सेंट्रल पॉइंट 4, तो आप मोड को लो टूवर्ड्स 3 की तरफ। टूवर्ड्स 3 इस केस में क्यों? क्योंकि उसके आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वेयर एज
अगर ये 7 यहां चला जाए, 2 यहां चला जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि मोड आपका टूवर्ड्स 5 की तरफ होगा, क्योंकि अब पीछे वाले क्लास के अंदर, आपके पीछे वाले क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि वहां पर हमें फ्रीक्वेंसी रखनी है। अब फ्रीक्वेंसी का कोई फिक्स, सॉरी, आपके मोड का कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो उसको कैसे ढूंढा जाए? तो हमने यहां पर ज्योमेट्री की मदद ली, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, और वो कैसे ली वो मैं आप लोगों को अब शो करता हूं इसका ग्राफ बना के, ठीक है? तो अगर आपने मॉडल क्लास चूज कर लिया, तो उसके बाद आपके लिए यहां पर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, इसके बाद वाला क्लास और इससे पहले वाला क्लास। तो हम इन तीनों का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? इन तीनों का ग्राफ बना लेते हैं सिंपली। तो हमने इन तीनों का ग्राफ बनाया, ठीक है? यहां पे 1 से लेकर 3 तक, 5 तक एंड 7 तक, उसके आगे का भी ग्राफ है, बट हमें 3 की ही जरूरत है, आगे वाला ग्राफ भी यहां शो कर देते हैं। तो ये तो गया 7 यूनिट तक, ठीक है? इसके बाद आपका अगला कितना है, 8 यूनिट्स है, और उसका अगला कितना है, 2 यूनिट्स है, ठीक है? 2 यूनिट्स का है। अब देखो, हम कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं, हमें तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर से, नेचर हमें फॉर्मूला देगा, हमें जो जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के जरिए बात करेंगे, ठीक है? तो अब मैं ये जानता हूं, अब मैं ये फील कर चुका हूं कि भाई जो मेरा मोड होना चाहिए वो टूवर्ड्स 3 होना चाहिए। यहां पर 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है, ठीक है? 7 के बाद आपका 9 है, 9 में भी 2 था, तो उसको मैंने ग्रीन कलर से बना दिया ताकि वो सेपरेट नजर आए। तो ये टूवर्ड्स 3 होना चाहिए। तो यार एक फॉर्मूला भी निकल जाए और टूवर्ड्स 3 की एक वैल्यू भी निकल जाए, ठीक है? ऐसा हमने सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि देखो, मोड हो, मीडियन हो, ये तो नंबर आप चूज करते हो। तो यहां पर हम एक ऐसा नंबर चूज करना चाहते हैं जो कि टूवर्ड्स 3 मिले मुझे। इसके लिए क्या किया जाए, और उसी नंबर को हम मोड मान लेंगे, ठीक है? उसी नंबर को हम मोड मान लेंगे जो टूवर्ड्स 3 होगा। तो यार वो तो 3.99 भी हो सकता है, 3.14 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है, और आपका 3.50 भी हो सकता है, कोई भी नंबर है। तो यार लेकिन कोई भी नंबर अगर आप चूज कर रहे हो तो वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं निकल कर आ रहा है। मतलब अब देखो, मान लो मैं कहता हूं 3.99, आपने चूज कर लिया 3.25, किसी ने चूज कर लिया 3.14, किसी ने चूज कर लिया 3.5, तो इससे एक मोड की वैल्यू नहीं आई, डिफरेंट डिफरेंट मोड की वैल्यू आई। लेकिन हम चाहें तो इन चारों में से किसी को भी मोड मान सकते हैं, क्योंकि ये टूवर्ड्स 3 है, 4 और 3 के बीच में लाई करता है। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइज तरीका बनाया, और वो स्टैंडर्डाइज तरीका हमें कैसे मिला, इसी ऑब्जर्वेशन से मिला। और वो क्या था कि बेसिकली हमने देखा कि यार हमें टूवर्ड्स 3 का एक नंबर चाहिए, बट वो एक फॉर्मूले के साथ मिल जाए, उसका अगर हम फॉर्मूला बना पाए तो उससे क्या होगा, एक ही नंबर होगा और स्टैंडर्डाइज होगा, सब उसी नंबर को फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन मैच करेगी, ठीक है? तो हमने देखा कि यार अगर इन रेक्टेंगल्स को देखा जाए, ठीक है, तो मुझे एक नंबर चाहिए जो टूवर्ड्स 3 हो। तो जस्ट मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, मल्टीपल फेलियर्स के बाद ये आइडिया मैथमेटिशियन के मन में आया, और वो क्या था कि इस पॉइंट को और इसके लोअर पॉइंट को ज्वाइन किया, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप इन दोनों लाइंस का क्रॉस सेक्शन देखोगे, जहां ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो पॉइंट, अब देखो मिडिल लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मिडिल लाइन कहां पर है, मिडिल लाइन देखो यहां पर है, 4 वाली लाइन जो है यहां पर है, ये टूवर्ड्स 3 इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लूंगा, क्या मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लूंगा मोड, ठीक है? अब जरा इस प्रोसेस की अच्छे पार्ट को देखो, इस प्रोसेस तक लोग पहुंचे क्यों, पहले इसको समझो। अगर इस साइड का फ्रीक्वेंसी कम हो, इस साइड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक एग्जांपल के लिए हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है? इस साइड की फ्रीक्वेंसी कम लेते हैं और इस साइड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेते हैं, और अगर मैं अगेन लाइंस के साथ अटैच करूं तो अब ये क्रॉस सेक्शन कहां मिल रहा है आपको, टूवर्ड्स दैट क्लास की तरफ मिल रहा है। यानी कि अगर ये 3 है, ये 5 है, तो टूवर्ड्स 5 मिल रहा है। अगर दोनों साइड्स बराबर हैं, अगर दोनों साइड्स बराबर हैं, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, और अब क्रॉस कर दो, वो सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो ये मेथड अपने आप में बन गया सबसे बेस्ट मेथड एक मोड को चूज करने के लिए। हमने, ऐसा नहीं है कि हमने बस सोचा और हमारे पास रिजल्ट आ गया, मल्टीपल चीजें सोची गई होंगी, जिसमें हमें अगर टूवर्ड्स 3 चाहिए, या फिर अगर ये वाला पार्ट इस साइड होता और ये वाला पार्ट इस साइड होता, तो टूवर्ड्स 5 चाहिए होता। तो उस केस में ये लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं, ये हमारे लिए एक बेस्ट आइडिया बना मोड को सेलेक्ट करने का। पॉइंट को समझना, मोड की वैल्यू को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं 3 से 4 के बीच में। इस सिनेरियो में अगर ये इधर होता तो 4 से 5 के बीच में सेलेक्ट करना चाहते, लेकिन एक ही पॉइंट को सारी दुनिया कैसे सेलेक्ट करे, उसके लिए हमने इस क्रॉस पॉइंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया। दैट्स इट, कि भाई आज से अगर आपको खुद से ही चूज करना है, लेकिन आप स्टिल इस जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को चूज करो, एंड यस आपको उसी पॉइंट को अब मोड मानना है। इस तरह से, क्योंकि देखो है तो फ्रीक्वेंसी यहीं पे ज्यादा और यहां पर भी ज्यादा, तो टुवर्ड्स दिस होने वाला है ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम अकरेंस की वहीं पर निकल रही है जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो ये है आपकी मॉडल क्लास, ठीक है? तो मॉडल क्लास आपको मिल गया है।
ये आपका मॉडल क्लास है, प्रीसीडिंग क्लास एंड आफ्टर क्लास। ठीक है, जो प्रीसीडिंग या आफ्टर में से जो बड़ा होगा आपके मोड की वैल्यू टूवर्ड्स दैट क्लास होनी चाहिए, बट रहेगी वो मॉडल क्लास के अंदर ही, और जिसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई जहां ये लाइंस क्रॉस करेंगी वही हमारा क्या होगा, मोड की वैल्यू होगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का नमूना है ये। ठीक है, अब देखो, अब बारी आती है इन चीजों पे, अब नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, 1 3 5 7, यह है क्लास साइज। ठीक है, यह क्लास साइज, जिसमें क्लास साइज के जो गैप होता है उसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, इस साइड क्या है आपके पास, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। तो भाई यहां पर पहले वाले में कितना था, पहले वाले में था आपके पास 7, और यहां पे जो वैल्यू थी दैट इज योर 8। ठीक है, और इसके बाद वाली जो वैल्यू थी इसमें कितना था आपके पास 2। ठीक है, काम खत्म। अब हर जगह मान लो अलग अलग डेटा होंगे, हर एग्जांपल में अलग अलग डेटा होंगे। तो भाई जो आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है, आपने मॉडल क्लास लिया, मॉडल क्लास लिया, उसके पीछे जो है आपके पास, ठीक है, आफ्टर क्लास एंड आफ्टर मॉडल क्लास एंड प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, या फिर कह लो बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, तो वो वैल्यू ली, तो आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, ठीक है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, इसको F0 से डिनोट किया, सॉरी F1 से डिनोट किया, माफ करना, और इससे पहले वाले को F0 से डिनोट किया, और उसके बाद वाले को F2 से डिनोट किया। ठीक है, आप चाहो तो सारे डेटा को F1 F2 F3 F4 F5 करके डिनोट कर दो, ये तो सिर्फ डिनोट करने के लिए है और कुछ नहीं है, बट हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट किया, उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 से डिनोट किया, और उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट किया। काम खत्म। ठीक है, चलो अब बारी आती है जो हमने ये ज्योमेट्रिक लाइंस बनाई हैं, इनके जरिए मोड की आपकी वैल्यू को ढूंढना। तो यहां पे ही रब कर देता हूं। ठीक है, यहां पर ही रब करता हूं, एंड वी हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मूला। कैसे वो दिखाता हूं आपको, ये थोड़ा चौड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, और ये रहा। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको लिखेंगे। हमने यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है मेरे पास F0, ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है F1, और ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास F2। ठीक है, हर मोड का क्लास साइज कितना है, H के बराबर है, हर एक क्लास साइज H के बराबर है, क्योंकि क्लास साइज तो सब जगह सेम होते हैं, H के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपके मोड क्या है, यहां पर मोड ये है कि जो आपने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन किया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने मोड सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पे मैं वर्ड भी लिखूंगा, सेलेक्ट किया है। ठीक है, मोड सेलेक्ट किया है, क्योंकि मोड क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम अकरेंस है। इस ज्ञान की मदद से, इस भाषा की मदद से हमने इस पॉइंट को मोड सेलेक्ट किया, और इधर क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम सेकंड नंबर पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस क्लास के अंदर है। अगर इसमें होती तो ये मोड इस तरफ निकलता, दोनों में बराबर होती तो सेंटर पे निकलता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां पर क्या बन रहा है, यहां पे दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स, एंड देन सिमिलरली ये और ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके पास, सिमिलर हो गए। ठीक है, सिमिलर हो गए, काम खत्म। तो अब ये सिमिलर है, और आपको क्या जानना है, मोड की वैल्यू जानना है, आपको मोड की वैल्यू जानना है, जो कि लाई करती है यहां पर, जो कि लाई करती है यहां पर। अब अपनी ज्योमेट्री के ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मैंने कहा कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, तो अब अगर इस ट्राइंगल में मैं जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी हाइट को देखूं और इस ट्राइंगल की हाइट को देखूं, तो एक स्ट्रेट लाइन से बनाया जा सकता है। ठीक है, जो कि इन दोनों की हाइट को अगर ऐड करूं तो वो h के इक्वल आएगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट में x ले लेता हूं, तो बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट h माइनस एक्स हो जाएगी। ये h है, उसमें से x माइनस कर दिया तो ये h माइनस एक्स बचा, काम खत्म। एंड दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब क्या करो, यहां पर इसकी लेंथ निकाल लो, जो कि क्या आएगा भाई, ये लेंथ कैसे निकालोगे, ये लेंथ लाइन F1 के बराबर है और यहां तक F0 के बराबर है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, F1 में से F0 माइनस कर दो, तो ये लेंथ कितनी आ गई, F1 माइनस F0। सिमिलरली ये लेंथ कितनी आएगी, देखो F1 माइनस F2 के, ये F1 है ये F2 है, F1 में से F2 माइनस किया तो F1 माइनस F2 आ गया, और यहां पर मेरी लेंथ आ गई। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब बेस टू हाइट का रेशियो दोनों ट्रायंगल्स का क्या होगा, सेम टू सेम होगा, या हाइट टू बेस का रेशियो ले लो या बेस टू हाइट का रेशियो ले लो, कुछ भी कर लो, फर्क क्या पड़ता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल का बेस लेता हूं F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई उसकी हाइट कितनी है, x है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, x कौन सी लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई x। सेम अब उसी ट्रायंगल का क्या करना है, न्यूमरेटर में बेस है तो बेस लाइन कितनी है इसकी, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। अब क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई,
और ये तो हम छठी क्लास से करना जानते हैं। इसको यहां लेकर आते हैं, इसको यहां लेकर आते हैं, ठीक है। तो h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0। इसमें देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आगे बढ़ते हैं, h अपॉन में x माइनस x अपॉन में x, x अपॉन में x क्या बन जाएगा आपके लिए, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन में x बन गया 1 इक्वल टू f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0, ठीक है। अब इस 1 को यहां लेके जाते हैं, तो यहां से हटाया, +1 इधर कर दिया, और फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। अब यहां से ये डेटा तो हमें ऑलरेडी याद हो चुका है, यहां पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, h अपॉन में x इज इक्वल टू f1 माइनस f2 और f1 माइनस f0 यहां पर ऐड हो जाएगा, f1 माइनस f2 प्लस f1 माइनस f0 होल डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0, ठीक है। अब यहां पर हमें देखो f1 ऐड हो रहा है, x डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो x अपॉन में h क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2। अब कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, ठीक है। अब इस h को ले जाते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई h और यहां से कर दो गायब। तो x आ गया मेरे पास, x क्या है, ये लेंथ है। अब इसको आप ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस बताना चाहते हो ये वाला, तो वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली जो आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास है, इसमें ये वाला पॉइंट क्या है, उसका लोअर लिमिट, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, उसका हायर लिमिट, ठीक है, हायर लिमिट। तो अब देखो लोअर लिमिट की लेंथ ये रही, लोअर लिमिट क्या बता रहे हैं, 0 से यहां तक की लेंथ बता रहे हैं, उसमें यहां से यहां तक की लेंथ यानी x को ऐड कर दो, तो लोअर लिमिट प्लस x इज इक्वल टू योर मोड। तो मोड यहां पर क्या आ गया, मोड यहां पर क्या गया, लोअर लिमिट प्लस एक्स, यानी कि लोअर लिमिट की वैल्यू किसकी, मॉडल क्लास की, क्योंकि दिख रहा है मॉडल क्लास की ही चाहिए। तो लोअर लिमिट प्लस एक्स क्या है आपके पास, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। और ये रहा वो फॉर्मूला जिसे देख के हम घबराते हैं, लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिक्स को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सारी चीजें ढूंढना नामुमकिन नहीं है। हम खुद इन चीजों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने इसको ढूंढा था उसने भी खुद से ही पहली बार ढूंढा था। हमारे पास तो फिर भी बुक है फॉर्मूला देखने के लिए कि जो हमने बनाया है क्या वो सही मिला या नहीं मिला, हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान पहली बार बनाता है वो तो वेरीफाई भी नहीं करता है, ठीक है। वो अपनी इंटेलिजेंस को इस लेवल पर लेकर जाता है, और उसके पीछे एक ही तरीका है, द राइट वे ऑफ एजुकेशन, जो कि है ऑब्जर्व करना, नेचर से मैथमेटिकली बात करना। नेचर आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। हम हर लेक्चर में, मैंने ऑलमोस्ट ये बात हर बार कही है, हमें कभी भी थ्योरम्स याद करके रिजल्ट नहीं बनाना है, फॉर्मूला याद करके उसको डेराइव नहीं करना है। हमें सिंपली जो प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है उसके जरिए प्रेजेंट सिचुएशन में नेचर से बात करनी है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, और जिन फॉर्मूलाज को हम याद करते हैं वो चीज हम नेचर से खुद ब खुद डिस्कवर कर लेंगे, और इसी हैबिट से हम खोजकर्ता बनेंगे और फ्यूचर में ऐसी चीजें डिस्कवर कर पाएंगे अपने दम पर जो आज तक डिस्कवर नहीं हुई है। तभी हम ह्यूमैनिटी को 10 कदम आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो ये चीज हमने डिस्कवर कर ली, अब आपके पास डेटा आएगा, आप उसको यूज करके मोड की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये जो हमारे पास प्रेजेंट डेटा था फैमिली साइज वाला, इसके हिसाब से हमारे पास मोड क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो भाई हमारा मॉडल क्लास क्या था, 3 to 5 वाला था, लोअर लिमिट 3 है, तो मोड की वैल्यू आएगी 3 प्लस, ठीक है। f1 कितना था, इसमें आपके पास 8 था, 1 से लेकर 3 वाले में 7 था, और 5 से लेकर 7 वाले में 2 था, ठीक है। तो यहां पर f1 की वैल्यू 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 8 माइनस, ठीक है, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई क्लास साइज आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में 16 में से 9 गए, आपके बचे 7, 1/7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 23 अपॉन में 7, जो कि आएगा 3.20 यानी कि 260 यानी कि 8, 2 डिजिट तक ही लेते हैं, 3.28 आपका बन गया मोड, काम खत्म हो गया, ठीक है। और इस वैल्यू को भी फील करूं, ये आपकी मैक्सिमम अकरेंस वाले मॉडल क्लास के अंदर ही है, प्लस ये किसकी तरफ शिफ्ट हो रखा है। अब ये नंबर लेने से एक चीज हो गया कि इस फॉर्मूला की मदद से चीजें स्टैंडर्डाइज हो गई। आप भी ढूंढोगे तो यही मिलेगा, मैं भी ढूंढूंगा तो यही मिलेगा। हालांकि हम 3 से 4 के बीच में चुनने के लिए फ्री हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग चुनेंगे, क्योंकि 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। दैट इज वाई हमें यह फॉर्मूला बनाना पड़ा, ठीक है। हमें यह फॉर्मूला बनाना पड़ा जिसमें हम लोगों ने उन्हीं चीजों का योगदान लिया जिस चीज की हमें जरूरत थी। ऐसे नंबर को ही हमें ढूंढना था जो 3 से लेकर 4 के बीच में हो, क्योंकि प्रीसीडिंग क्लास की हाई फ्रीक्वेंसी थी, वेयर एज अगर आफ्टर क्लास होता तो उसमें क्या होता, 4 से 5 के बीच में होता, ठीक है। एज सिंपल एज दैट,
ठीक है, चलो तो देखो मोड यहां पर हुआ समाप्त। अब आपकी बारी है सेल्फ स्टडी करने की और इन चीजों को बेहतर तरीके से नेचर में समझने की, नेचर से कम्युनिकेट करने की। क्वेश्चंस के जरिए आप सिर्फ इन्हें सॉल्व मत करना, फॉर्मूला उठाना और सॉल्व कर देना। हर क्वेश्चन के जरिए आप इन परिस्थितियों को रिक्रिएट कर सकते हो, जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है उसको रिक्रिएट करके अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, अपनी थिंकिंग पावर को और ज्यादा मैच्योर कर सकते हो और ज्यादा ग्रो कर सकते हो हमेशा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला उठा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ठीक है, चलो अब बारी आती है लास्ट बड़े प्यारे से टॉपिक की तरफ, मीडियन की तरफ। ठीक है, अब देखो मीडियन जब हम पढ़ते हैं, अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो हम क्या करते हैं, एक डेटा देखते हैं, ग्रुप्ड डेटा देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली हम याद करने बैठ जाते हैं कि हमें अब मीडियन अगर निकालना है तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये हम याद कर लेते हैं और फिर मीडियन का एक फॉर्मूला यूज करते हैं एंड देन हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। नॉलेज मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आया। ठीक है, इट्स लाइक कि आप ट्रेन बनाना चाहते हो लेकिन आपने सिर्फ ट्रेन चलानी सीखी, ट्रेन बनाना नहीं। आप इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन बन गए सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर। ठीक है, और आप ये सोच के खुश हो रहे हो कि मैं इंजीनियर हूं, लेकिन ये सिर्फ भ्रम हुआ। भ्रम हुआ क्यों? क्योंकि आप ट्रेन बना ही नहीं सकते, आप बनी बनाई ट्रेन को चला पा रहे हो। और यहां पर हम अपने ड्रीम्स को छोटा कर रहे हैं। हमने डिमांड करी अपने आप से इंजीनियर बनने के लिए, बट ड्राइवर से ही संतुष्टि करनी पड़ गई। तो पढ़ाई इस तरह करनी है कि हमारे ड्रीम्स छोटे ना हो, वो और बड़े हों। अभी तो ट्रेन का सोचा था, तो अगली बार प्लेन का सोचो और उसके बाद स्पेसशिप का सोचो। इस तरह से हमारी ग्रोथ आनी चाहिए एजुकेशन के जरिए, और वो तभी आती है जब हम ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मीडियन कब यूज करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि मीडियन हम निकालते कैसे हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास डेटा अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अरेंज्ड फॉर्म में। ठीक है, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एक सेकेंड, मेरे पास यहां पर बुक है, मैं आपकी बुक से ही डेटा लूंगा ताकि आप भी सेम चीज का एग्जाम्पल लो और सेम चीज को ऑब्जर्व करो। तो यहां पर मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, कि भाई जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो से लेकर ये रहा मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर है 20 मार्क्स, 25 मार्क्स। 20 मार्क्स पे कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 25 मार्क्स पे 20 बच्चे। 28 पे आपके पास है 24 स्टूडेंट्स एंड देन 29 पर हैं 28 स्टूडेंट्स। ठीक है, 33 मार्क्स पर हैं 15 स्टूडेंट्स। 38 मार्क्स पर हैं आपके 4 स्टूडेंट्स। 42 मार्क्स पर हैं आपके पास 2 स्टूडेंट्स एंड 43 मार्क्स पर हैं आपके पास 1 स्टूडेंट। ठीक है, कंप्लीट। सो दिस इज आवर डेटा। अब बारी आती है मीडियन को ऑब्जर्व करने की। ठीक है, मीडियन को ऑब्जर्व करना जरूरी है, अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। सो लेट्स ऑब्जर्व मीडियन। सेंट्रल वैल्यू को पिक करना ही डायरेक्टली मीडियन होता है, लेकिन सेंट्रल वैल्यू के अंदर हमारे पास एक इवन ऑड का प्रॉब्लम आता है। इवन ऑड का प्रॉब्लम कैसे? मान लो आपके पास डेटा है 4 4 5 7, मैं अरेंज फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, 8 9। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये सिर्फ नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नंबर आए 4, सेकंड ऑब्जर्वेशन में 4 5 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 6 आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सिंपली आप कहोगे 6 इज अ इवन नंबर। ठीक है, फिर हम एक और डेटा लेंगे। अब इसमें एक और डेटा ऐड कर देते हैं, आगे 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब मेरा ब्लैक कलर से इवन नंबर और यहां पर 7 नंबर्स हो जाएंगे, जहां पर ऑड है रेड कलर से मैं ऑड को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरे पास इवन नंबर्स हैं तो सेंट्रल वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, सेंट्रल वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले ऑड का देख लेते हैं। ऑड में देखते हैं सिंपली 1 1 बराबर बराबर, हम आगे पीछे से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। 2 2 3 3। अब ये अकेली वैल्यू यहां पर मिल गई, यानी कि ऑड नंबर वाले केस में आपको मिडिल वैल्यू मिल रही है, ऑड नंबर वाले केस में आपको मिडिल वैल्यू अकेली मिल रही है। वेयर एज अगर मैं इसमें 3 को गायब कर दूं, 4 4 5 7 8 9। ठीक है, अब यानी मैंने इवन नंबर लिया है। ऑब्जर्व करेंगे 1 1 2 2, लेकिन अब मेरे पास मिडिल में 2 वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ऑड वाले केस में आपके पास सिंगल मिडिल वैल्यू है, इवन वाले केस में आपके पास 2 मिडिल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा चूज करें ये हम कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लिया, यानी कि 5 + 7 अपॉन में 2, ये बन जाएगा आपके पास 6, और ये जो 6 है यही बन गया आपके लिए मीडियन। वेयर एज ऊपर वाले केस में जहां पर ऑड नंबर्स हैं डायरेक्टली 5 बन गया आपके लिए मीडियन। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू को चूज करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां पर हम
क्लियरली ये देख सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि ऑड वाले केस में नंबर देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स थे। और मिडिल वैल्यू को देखो 1 2 3 4, 7 और 4 में रिलेशन ढूंढना है। हमारा काम क्या है, 7 और 4 में रिलेशन ढूंढना है। तो 7 अपॉन में 2 कितना होता है, 3.5, ठीक है। और उसमें अगर मैं 0.5 यानी कि 1/2 ऐड कर दूं तो सिंपली मुझे मिलेगा 4। तो 7 और 4 या फिर n नंबर्स हैं तो मैं कह सकता हूं n/2 प्लस 1/2। ये बन जाएगा आपके लिए मिडिल टर्म। कौन से केस में, ऑड वाले केस में। ऑड वाले केस में मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। ये आपका बन जाएगा मिडिल टर्म, जो कि हमने ऑब्जर्व करके बनाया, सिर्फ एक को नहीं। जब मैथमेटिशियन ने ये काम किया तो सिर्फ एक लाइन को नहीं देखा, ऐसे 10-12 एग्जांपल्स बनाए और उनमें चेक किया, हर बार यही रिजल्ट आ रहा था। अलग अलग नंबर्स लिए, मतलब क्वांटिटी, जैसे इस बार हमने 7 लिया था तो कभी 10 ले लिया, कभी 15 ले लिया, ठीक है, मतलब ऑड नंबर लिए, ठीक है, कभी 9 ले लिया, कभी 13 ले लिया, कभी 17 ले लिया, ऐसे करके चेक किया, फाइनल कंक्लूजन यही निकल कर आया, ठीक है। और जब इवन नंबर लिए तो हमारे पास ये देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं और मिडिल वैल्यूज क्या है, थर्ड एंड फोर्थ। तो 6 का 3 के साथ रिलेशन और 6 का 4 के साथ रिलेशन, ये हमें ढूंढना है, क्योंकि nth टर्म क्या है, 6 है आपका। तो 6 का 3 से रिलेशन क्या है, 6/2। 6 का 4 से रिलेशन क्या है, 6/2 प्लस 1, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या बन जाएगा, n/2 टर्म, ठीक है, एंड n/2 प्लस 1th टर्म, जो कि बहुत ही बेसिक सी कॉमन सेंस वाली चीज है। एक्चुअली में ये इतनी भी बड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम 10th ग्रेड में इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हम इन चीजों को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो यहां पर मिडिल टर्म ही आपका मीडियन होता है, ठीक है। और ये मीडियन जब निकालना होता है तब, तो मिडिल टर्म आप कैसे निकालते हो, अगर इवन है आपके पास, ठीक है, तो n/2 टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो, मिल गया आपको मीडियन, ठीक है। और अगर ऑड होता है तो सिंपल n/2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ये आपका मीडियन हो जाता है। ये कैसे डेटा में, जब सिंगल सिंगल डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब बारी आती है ग्रुप्ड डेटा की, ठीक है। सिंगल डेटा, अब आप कहोगे ये तो 9th में था, अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जरूरी है समझना, ताकि हम उस फॉर्मूले को याद ना करें, बल्कि हम उस फॉर्मूले को समझ पाए कि हमने उसको ऐसा बनाया क्यों, हमने उसको ऐसे ढूंढा क्यों, ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा को अगर आप देखोगे तो आपको यह बात समझनी होगी, कि ग्रुप्ड डेटा के अंदर आप इस तरह से इंडिविजुअल डेटा की पॉसिबिलिटीज बस सोच सकते हो और उसकी कई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जैसे कि आप ही की बुक से एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये रहा। मेरी बुक में पेज नंबर 279 पर है, आपकी बुक में न्यू सिलेबस के हिसाब से ये पेज नंबर काफी आगे होगा, बट ये जो मैं डेटा लिखूंगा उस डेटा से आप अपनी बुक से मैच कर लेना। अदरवाइज एप्लीकेशन में मैंने पीडीएफ डाल रखी है ओल्ड एनसीईआरटी की, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो मार्क्स है यहां पर और इधर है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, 0 से 10 मार्क्स के बीच में आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 से लेकर 20 के बीच में आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं। 20 से लेकर 30 के बीच में आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 3 स्टूडेंट्स। 40 to 50 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। 50 to 60 4 स्टूडेंट्स। 50 to 60 4 स्टूडेंट्स। 60 to 70 आपके पास 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आते हैं 70 to 80 आपके पास 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। 80 to 90 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। 90 to 100 आपके पास 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, हम अभी किसी टर्म वर्म को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो डिस्कवर करने वाले हैं इन चीजों को। हम कैसे जान सकते हैं, हमें क्या पता भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है। हमें जो आता है उसी के जरिए ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में हमारी नीड क्या है, अपनी नीड को पहचानो। हमारी नीड है सेंट्रल वैल्यू को ढूंढना, ठीक है। किसको ढूंढना, सेंट्रल वैल्यू को ढूंढना। तो अब भाई इस चीज को फील करो कि यहां पर बच्चे जो हैं, मार्क्स भी देखो ऑर्डर में अरेंज है, उसमें कितने कितने बच्चे हैं यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई 5 बच्चे, मैं यहां स्टार लगाता हूं, 2 3 4 5 बच्चे 0 से 10 के बीच में, फील इट, ठीक है। एंड देन 10 से 20 के बीच में 3 बच्चे, 1 2 3। फिर 20 से 30 के बीच में 4 बच्चे, 1 2 3 4, ठीक है। अब फील इट कि आपने इसी तरीके से सारे क्रॉसेस ऐसे बच्चे 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 बना रखे हैं, ठीक है। तो भाई क्योंकि मार्क्स ऑर्डर में अरेंज है, तो अब जो बच्चा सेंटर में लाई करेगा, उसके जो मार्क्स होंगे वही आपका मीडियन होगा। जैसे मान लो सिर्फ इतना ही डेटा अगर मैं रखूं 10 से लेकर 30 तक के बीच में, ठीक है, 10 से लेकर 30 तक के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो मिडिल में क्या आएगा आपके पास, 12 आपका ऑड नंबर है। यहां तो खैर इंडिविजुअल हो गया, लेकिन आप ऐसा समझो 12/2, ठीक है। 12 ऑड में क्या करना, सॉरी इवन नंबर में क्या करना होता है हमें,
n/2 यानी कि 6th और 7th के मार्क्स देख लो, 6th और 7th के मार्क्स देख लो, उनका एवरेज निकाल दो। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, दोनों के सेम ही मार्क्स हैं, तो एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यानी कि आप एवरेज ना लेके आप सिंपली बोलो 10 से लेकर 20 के बीच में वो लाई कर रहा है, और आपका 6th और 7th बच्चे के जो मार्क्स हैं वो बन गए आपके मीडियन। यस और नो, सिंपल, ठीक है। तो अब यहां पर जरा नीड जनरेट हो रही है, ध्यान से देखना, ठीक है, कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको मीडियन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, और उसके जरिए ही तो आप सेंट्रल वैल्यू ढूंढ पाओगे। और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर क्लास के अंदर, मार्क्स जो है इस चीज को हम लोग क्लासेस बोलते हैं, इस क्लास के अंदर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं यहां पर एक नीड जनरेट होती है, मैं कहता हूं 5 स्टूडेंट हैं जो 10 तक मार्क्स लाए हैं, ठीक है, तो 20 नंबर तक, 0 से लेकर 20 तक कितने स्टूडेंट्स नंबर लेकर आए हैं, तो 5 और 3 को ऐड करो तो आपको मिलेगा यहां पर 8, ठीक है, यानी 8 बच्चे हैं जो 20 तक नंबर लेकर आए हैं। तो 30 नंबर तक कितने बच्चे लेकर आए हैं, 8 और 4 को ऐड करो तो यहां मिलेगा आपको 12। 40 तक कितने बच्चे नंबर लेकर आए हैं, 12 3 15, ठीक है, 15 3 18, ठीक है, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 आपका हो जाएगा 38, 38 7 आपका हो जाएगा 38 7 45, ठीक है, और 45 8 आपके लिए हो जाएगा 53। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो आपके क्या है, 53 है, ठीक है। अब 53 स्टूडेंट्स हैं, तो उससे मुझे क्या आइडिया लग रहा है, उससे मुझे ये आइडिया लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास, इसी तरह स्टार्स बना लिया तो टोटल 53 आए। अब 53 की मुझे नीड पड़ी ना, नीड है, क्यों है नीड, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म चाहिए, और मिडिल टर्म के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना ही है। तो उसके लिए जस्ट मैंने यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया और यहां एक नाम दे दिया, इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्योंकि ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 10 के रेंज को, लेकिन ये 8 10 से 20 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से 20 को, तो मिल गए, इसीलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, इन दोनों की मिला के जो फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब आपको यह बात समझ आई होगी कि बस ऐसे नहीं है कि निकाल देना है, क्यों निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें सेंट्रल वैल्यू को ढूंढने के लिए ऐड करना नीड पड़ रहा है, दैट इज वाई हमने उसको एक नाम दिया, क्योंकि एक नई डिस्कवरी हो गई, इसलिए हमने उसको एक नाम दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एज सिंपल एज दैट। कितनी आसान सी बात है, ठीक है। तो ये देखो, तो भाई ये वाला पार्ट हम लोगों ने ढूंढ लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालना है ये हमें समझ आ गया। अब इसके बेसिस पर मेरे पास 53 स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब 53 स्टूडेंट्स हैं, तो अब बात आती है कि 53 हम मीडियन के दौरान इंडिविजुअल डेटा में इवन और ऑड करते हैं, इवन और ऑड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर इवन और ऑड करने की नीड है नहीं है, पहले इसको समझते हैं। आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, वो है आपके पास क्लास साइज के फॉर्म में, यानी 0 से 10 के बीच में, ठीक है। अब आप यहां पर n/2 करो, या n/2 और n/2+1, अगर मान लो ये इवन नंबर होता, ठीक है, तो आप दो बच्चों को सेलेक्ट करते, और ऑड नंबर होता तो एक बच्चे को सेलेक्ट करते जो सेंट्रल वैल्यू पर आ रहा है, जो कि 53 का हाफ कर दोगे, ठीक है, यानी 53 का हाफ कर दोगे। लेकिन ग्रुप्ड डेटा में जरा सोच के देखो, ठीक है, कि आपने अगर 2 स्टूडेंट्स ढूंढे, अगर ये ऑड होता, मान लो 54 होता, तो 2 बच्चे लेते सेंटर के, उन दोनों के मार्क्स पता है आपको, नहीं पता है, वो तो एक रीजन के अंदर आएंगे, वो तो एक रेंज के अंदर आएंगे। तो यहां पर आप सिंपली क्या करोगे, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इवन हो चाहे ऑड हो, आप सिंपली सेंटर पे चले जाओ, यानी कि n/2 पे चले जाओ, इवन आए चाहे ऑड आए फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। क्यों, क्योंकि मैं इंडिविजुअल मार्क्स तो जानता ही नहीं हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो 60 से 70 की रेंज में है। मान लो 60 से 70 की रेंज में, या फिर 20 से 30 की रेंज ले लेते हैं, 20 से 30 की रेंज में मेरे पास मान लो ये इवन नंबर होते तो 2 बच्चे लेता मैं, ठीक है, 2 बच्चे लेता, तो 2 बच्चे जो मैं लेता उसमें से एक के मार्क्स तो 21 आए हैं और एक के मार्क्स 29 आए हैं, ठीक है, तो रेंज बड़ी हो रही है। प्लस कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पता 21 21 हो, क्या पता 21 21 22 हो, क्या पता 22 22 21 हो, इस तरह से कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। सो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन दिस रेंज। तो हम यहां पर सिंपली हमने खुद से ये डिसाइड किया कि हम यहां पर क्लियरली बस n/2 को, जो मिडिल वैल्यू होगी, जो कि पॉइंट में भी आएगी, ऑब्वियसली अगर मैं 53 का हाफ लूंगा तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, उसी को मान लूंगा कि उस बच्चे के जितने नंबर हैं वही आपका मीडियन होगा, वही आपका मीडियन होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मीडियन का मतलब है मिडिल टर्म को निकालना, उस मिडिल वैल्यू पर कोई बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखो 53 बच्चे हैं, 53 का हाफ अगर मैं करूं, 53 का अगर मैं हाफ करूं तो कितना आएगा 2 6.5, 26वां बच्चा कोई होता है, नहीं होता है। लेकिन अब हम क्या मानते हैं कि ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस ग्राफ है, 26.5वें नंबर के बच्चे पर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो बच्चा 26वां होगा या 27वां होगा, सिंपल, या तो 26वां बच्चा होगा या 27वां बच्चा होगा, ठीक है, 26.5वां बच्चा तो हो नहीं सकता है। तो 26.5वें नंबर पर
एक्चुअली में आप कहां लाई कर रहे हो उस वैल्यू को, क्योंकि यहां पे तो हमने वैल्यूज दे ही रखी हैं 0 से लेकर 100 तक। 0 से 100 के बीच में 26.5वें नंबर पे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वही मार्क्स आपका बन जाएगा मीडियन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के कितने मार्क्स हैं, अगर आपने 2 बच्चे चूज किए तो 2 बच्चों के मार्क्स की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, इसलिए आप सिंपली यहां पर n/2 को चूज करते हो। और ये बात हमारी बुक में लिखी होती है, बट स्टिल हम कंफ्यूज होते हैं। और मैं ये आपको शो करता हूं, एक सेकेंड। मिल नहीं रहा है, बट मैं पीडीएफ जो अपलोड करूंगा उसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा इस चीज को। ये बात बुक में लिखी हुई है, कहां लिखी है, शायद पेजेस उलट पुलट हो गए, मुझे मिल नहीं रहा है वो वाला पार्ट। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब रीड करना पड़ेगा कहां लिखी हुई है। तो ये बात हमारी बुक्स में भी लिखी हुई है, बट हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमने रीड करने की आदत नहीं डाली है। ठीक है, सो इसलिए जब आप ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाल रहे होते हो तो इवन और ऑड का फर्क हटा दिया हमने। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी, इसलिए हमने सिंपली n/2 को चूज किया कि n/2 पर जो नंबर एसोसिएटेड होगा, ठीक है, मार्क्स का या फिर एक्स का जो भी वैल्यू एसोसिएटेड होगी, वही को उसी नंबर को हम मीडियन सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर बात को समझना, मोड में भी मैंने ये वर्ड बोला था सेलेक्ट, और यहां पर भी बोल रहा हूं सेलेक्ट, क्योंकि हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं यहां पर मीडियन तक पहुंचने के लिए। अब बात आती है कि मीडियन, यहां पर मीडियन वैल्यू को अगर मुझे यहां देखना है तो वो कौन से नंबर पर होगा। तो भाई यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 53 हैं। 53 का अगर मैं हाफ करूं तो वो आता है 26.5। ठीक है, यानी कि 53 को मैं कंप्लीट टोटल नंबर से रिप्रेजेंट करूं तो यानी कि ये n/2 से रिप्रेजेंट होगा। तो यहां पर 53 का हाफ कितना है, 26.5, जो कि मैं कह सकता हूं 26वां बच्चा या 27वां बच्चा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर 27वें बच्चे को देखता हूं तो 27वां बच्चा कहां लाई करेगा। तो आप यहां पर देखो कि भाई यहां तक तो 22 बच्चे हो चुके हैं, यहां तक तो 22 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि 23वां बच्चा इस सेक्शन में लाई कर रहा है, और टोटल यहां पर 7 बच्चे हैं, यानी कि 27वां बच्चा भी यहां लाई करेगा। तो जिस जगह पर n/2 लाई करता है वो उसको आप बोलोगे मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास था, यहां पर आपने मीडियन क्लास को ढूंढ लिया जहां n/2 लाई करेगा। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये जैसे 5 3 4 3 फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसका हाफ करोगे जब वो जिस क्लास के अंदर लाई करेगा, क्योंकि वहीं पर आपका मीडियन मिलने वाला है, इसलिए उस क्लास को आपने नाम दे दिया मीडियन क्लास। काम खत्म, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन का। अब बारी आती है कि 27वां बच्चा है 26.5 है, अब हमारे ऊपर है हम 26 लें या 27 वाले। तो हमने जस्ट नेक्स्ट नंबर जो आता है 26.5 है, तो हमने यहां पे सेलेक्ट करेंगे इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर, यानी कि 27th नंबर। ठीक है, 27th नंबर को लेंगे। तो 27वें बच्चे को देखते हैं, यहां पर 23वां, देखो 22 बच्चे यहां पूरे हो चुके हैं, यानी कि 60 से 70 नंबर की रेंज में यहां पर 23वें बच्चे से लेकर 29वें बच्चे तक के, ठीक है, 29वें बच्चे तक के मार्क्स लाई करते हैं। तो 27 किसकी तरफ लाई करेगा, 70 की तरफ। क्यों? क्योंकि आपने नंबर्स को, अगर यहां तो ग्रुप्ड है, लेकिन अगर इंडिविजुअली भी बनाया होता तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। 7 बच्चों के मार्क्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 60 से लेकर 70 के बीच में 27वें बच्चे के नंबर 70 की तरफ ज्यादा होंगे। तो यानी कि आप यहां पर कहोगे कि अगर ये 60 है यहां, 70 है यहां, तो इस 27वें बच्चे के मार्क्स यहां लाई करेंगे, यानी टूवर्ड्स 70 लाई करेगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक मिल गया। अब इसी लॉजिक के साथ यहां पर बनाया जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो यहां हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो भाई ये रहा मेरे पास मेरा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ तो हमें बनाना आता ही है, और मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका, यहां पर लूंगा मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहां पे लूंगा मैं क्लास। ठीक है, अब मैं क्लास बनाता हूं कहां से, 50 से लेकर 80 तक का क्लास बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पर है मेरे पास 50, यहां पर है 60, यहां है 70, यहां है 80। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे मीडियन क्लास पे ही काम करना है, ग्राफ सारे तो वैसे ही बनेंगे। तो 50 से 60 में आपके 22 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहां 22 मैं ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, 22 एंड देन 29 यहां पर, और फिर आपका 38 हो जाएगा। 38, 22 से 29 7 का गैप, और यहां बड़ा गैप ले लेता हूं। ठीक है, तो ये आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया मेरे पास दूसरा पॉइंट, ये आ गया मेरे पास तीसरा पॉइंट। 70 से 80 में 38 की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी यहां पर, ओ माफ करना, 50 की तरफ तो 18 है, तो ये 18 है, ये 22 है, ये 18 है, ये 22 है, ये 29 है, तो यहां पे मैं लेता हूं 38। तो 50 पे आपका 18 है, 60 पे आपका 22 है 50 से 60 में। ठीक है, एंड देन 70 पे आपका 29 है, एंड देन 80 पे आपका 38 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये बन रहा है आपका ग्राफ। आपकी मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास पे फोकस किया जाए तो मीडियन क्लास आपकी ये रही, 60 से लेकर 70 के बीच में, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो देखो ये रही।
ठीक है। अब आपका मीडियन कहां लाई करेगा, मीडियन आपका 27वां बच्चा है, तो 27वां बच्चा या फिर आप 26.5वां बच्चा लो, ठीक है। ये तो 27वां बच्चा हमने किस लिए लिया था, 27वां बच्चा हमने इसके लिए लिया था कि किसकी तरफ वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो 26.5वें को अगर मैं देखूं, 26.5वें को अगर मैं देखूं तो वो टूवर्ड 70 लाई कर रहा है, यानी कि यहां कहीं आपका इस तरीके से यहां पर 26.5 लाई कर रहा है, और यहां पर ये जो वैल्यू है आपकी, यहां पे जो वैल्यू है ओरिजिन से यहां तक की जो वैल्यू है, ये कहलाएगी आपकी मीडियन, क्योंकि यहां पर आपको वो नंबर मिलेगा। जैसे मान लो 66.5 आया, तो मान लो 66.5 आपका क्या हुआ, मीडियन हो जाएगा, क्योंकि ये वो नंबर है जो मिडिल वाला बच्चा लेकर आया है, ठीक है। 0 से लेकर 100 के बीच में जो 27वां स्टूडेंट है या 26.5वां स्टूडेंट है, वो कितने नंबर लाए, 66.5, ठीक है, जो कि टूवर्ड्स 70 है, ठीक है। कर लिया। अब बारी आती है अपने ड्राइंग को कंप्लीट करने की। यहां पर तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, यहां एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, यहां एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, और आपको यहां पर क्लियरली ट्रायंगल्स नजर आने लगे होंगे, ठीक है। आने लगे होंगे क्या, ट्राइंगल्स ही आपको नजर आ रहे हैं। और अब देखो, अब हमने तो यहां पे डेटा का इस्तेमाल करके प्लॉट किया है, लेकिन अब मैं कहूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक 60 से 70, इस गैप को आप क्या बोलोगे, एच बोलोगे, क्योंकि ये क्लास साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो 26.5 है, ये बेसिकली क्या है, जो टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसको आप n/2 से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और ये क्या है आपका 22 क्या है आपका, ये देखो 60 से 70 क्या है, ये है आपका मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास। अब यहां पर मीडियन क्लास के अंदर 22 जो है वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी, इस क्लास की नहीं, इस क्लास से पहले वाले क्लास की, ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। तो हर चीज को जो आप लिख रहे हो उसका मीनिंग पता रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हम खुद ही कर रहे हैं। और फिर यहां पर आते हैं ये और ये, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और ये वाला पॉइंट क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। और अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो प्रेजेंट क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास को 1 लेते हो, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास को CF0 बोलते हो, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन भाई, इसको इसके साथ ऐड करके ये लाए हो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जरा इस ड्राइंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को, ठीक है, ये रहा। तो भाई ये वाली जो लेंथ आ गई मेरे पास, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है, ये वाली h के बराबर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ h हो गई, ठीक है। ये यहां से मीडियन तक की जो लेंथ है वो पता नहीं है, तो इस लेंथ को मैंने x मान लिया, ठीक है। और ये वाली लेंथ मुझे पता है, और वो क्या है, n/2। ये वाला पॉइंट क्या था आपके पास, n/2, जो आपने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका हाफ किया था, और ये क्या था, CF0 बोलो। आपकी बुक में तो CF लिखा है, बट हम CF0 बोलते हैं, ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे कि भाई जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF1 लिखूंगा, और उससे प्रीसीडिंग क्लास वाले का CF0 लिखूंगा, ठीक है, काम खत्म। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, सिंपली ये n/2 है, ये CF0 है, तो n/2 माइनस CF0, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल क्या आपके सिमिलर नहीं है, कॉमन एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके पास, सिमिलर हो गए, एंड योर वर्क इज डन। परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो निकाल लो, जो कि यहां पर क्या आएगा, n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई, यहां पर बेस की लेंथ कितनी है, x, एंड दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास साइज। इसकी लेंथ कितनी है f, इसकी लेंथ कितनी है h। अब बचा ही क्या, सिंप्लीफिकेशन ही तो बचा है, x ही तो चाहिए आपके पास आपको, तो यहां पर x निकाल लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो x देखो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू h से मल्टीप्लाई करोगे, f से डिवाइड करोगे, तो n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मल्टीप्लाई h होल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, और x इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ये वाला है, और इसकी वैल्यू ओरिजिन से कितनी होगी, 60 से ऐड कर देना है, और मीडियन क्लास की 60 क्या है, लोअर लिमिट है, तो x प्लस l इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है, मीडियन, तो यहां l से ऐड कर दो, तो देखो आ गया, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाई h। लो भाई आ गया, हमने डिस्कवर कर लिया, और इसी फॉर्मूले की मदद से हम यहां पर वैल्यूज को निकालेंगे ताकि वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो, और कुछ नहीं। चीजें कितनी आसान है, और कितनी ज्यादा लर्निंग देती है, और कितना ज्यादा हमारा ब्रेन डेवलप करता है अगर हम ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं तो। एंड रिजल्ट यही होना चाहिए हर एक लेक्चर का, उस लेक्चर के दौरान आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ने एक्सरसाइज करी हो, लेक्चर्स हमारे इसी तरह होने चाहिए, और इसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्सरसाइज करें, आपकी सेल्फ स्टडी भी ऐसी होनी चाहिए। फॉर्मूला याद करके
ये चैप्टर में बचा ही क्या था ही क्या इस चैप्टर के अंदर? जो हम फॉर्मूला याद करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, आगे बढ़ें, लेकिन वो पास होने से हमारी लाइफ में कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। एजुकेशन का फायदा ही क्या अगर वो हमें इवॉल्व ना करा सके? ठीक है, अगर वो हमें इवॉल्व नहीं करा पाएगी तो हम कभी ऐसे इंसान कैसे बनेंगे जो पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करा सके? इसलिए इस बात को समझना जरूर। ऑब्जर्वेशन करके पढ़ने से आपका टाइम बचता है। कैसे बचता है? रट के पढ़ते हो तो बार बार रटना पड़ता है और ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और ऑब्जर्व करके पढ़ते हो एक बार पढ़ना होता है, लाइफ टाइम आपको यूज कर पाते हो, और आगे जब भी कोई नई चीज पढ़ते हो ना तो आप कम्युनिकेट करने के लिए रेडी रहते हो, और जब आपको प्रीवियस नॉलेज होगी तभी तो आगे की चीजें पढ़ने में आसान होगी। देखो, हमने कोई भी चीज ऐसे तो डिस्कवर नहीं किया ना कि मैं ऑलरेडी आता हूं, मतलब सॉरी, जो चीज नहीं आती है उसके जरिए कम्युनिकेट किया और ये ढूंढा हमने, नहीं, हमने इन चीजों को ढूंढा उन्हीं चीजों की मदद से जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उन चीजों की मदद से नहीं कि मैं 10th पढ़ रहा हूं और मैं 11th क्लास और 12th क्लास की चीजों का यूज करके मैं 10th ग्रेड के फॉर्मूलाज डिराइव कर रहा हूं, तो वो गलत रास्ता है। ठीक है, वो रिवर्स मेथड हो गया, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब तक आप इसको नहीं खोजोगे, इससे आगे वाली चीज नहीं खोज पाओगे, और आगे वाली चीज पहले नहीं खोजी जाती है, वो इससे जुड़ी हुई है, तभी आप उस चीज को खोज पाओगे। यानी कि नेचर से कम्युनिकेट करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये वीडियो की लेंथ भी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा और आपने कुछ नया इंटरेस्टिंग वे में चीजों को एक्सप्लोर किया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।